यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और उससे संबंधित G4 ग्रुप की स्थापना। अब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधारणाएं होनी चाहिए, इस तरह की बात पूरे विश्व में वहां पे हो रही है और इसमें भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण सहभाग होना चाहिए, इस तरह का भी विचार आगे आ रहा है। और इसको ही ध्यान में लेते हुए G4 नाम की जो संस्था है, वो G4 नाम की संस्था, अ ग्रुप ऑफ 4 नेशंस, इट हैज आल्सो बिकम एक्टिव। तो एग्जैक्टली इस विषय को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और उसका कंपोजिशन किस तरीके से होता है, उसकी रचना किस तरीके से होती है। फिर हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधारना करने की जरूरत वहां पर क्यों पड़ी है, क्यों पड़ रही है, क्यों उस तरह का विचार आ रहा है। और अगर इनमें सुधारना करना है तो भारत को परमानेंट मेंबर, भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो है स्थायी सदस्यत्व देने की बात जोर शोर से सारे विश्व में वहां पे कही की जा रही है। सो एग्जैक्टली व्हाट इज इंडियाज क्लेम, क्यों भारत को जो है परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का दिया जाना चाहिए, इसके बारे में हमें वहां पे सोचना होगा। एंड इससे संबंधित G4 ग्रुप एंड उसके विरोध में यूनाइटेड फॉर कंसेंसस UFC, अगर G4 में भारत है तो भारत का विरोध करने के लिए ऑलरेडी वहां पर पाकिस्तान UFC इस ग्रुप में वहां पर खड़ा है। तो एग्जैक्टली ये G4 क्या है और UFC क्या है, इसको भी हमें वहां पे समझना होगा। हमें जैसे पता है कि वर्ष 1945 में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद में यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ की वहां पे स्थापना हुई थी और उसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इस यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद की जो है 1946 में वहां पर निर्मित हुई थी। और जैसे नाम कहता है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षितता, इसका महत्वपूर्ण जिम्मा इस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को वहां पे दिया गया है। सो विश्व के ऑलमोस्ट 194 नेशंस इस यूनाइटेड नेशन से संबंधित है और इन 194 नेशंस जो जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके प्रतिनिधि इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य जो है वो हमेशा उस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर रहेंगे ही रहेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल देम P5, परमानेंट 5, स्थायी सदस्य। और बाकी बचे हुए जो 10 सदस्य हैं, वो 10 सदस्य जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो अलग अलग राष्ट्र है, उनमें से 10 मेंबर्स का 2-2 साल के लिए चयन होता है। सो इन अ रोटेशन बेसिस, मान लो 2 साल के लिए जो है ये 10 मेंबर रहेंगे, अगले 2 साल के लिए और कोई 10 मेंबर्स वहां पे रहेंगे, लाइक दैट। लेकिन ये 5 जो देश है वो परमानेंट है और 10 जो देश है उसे अस्थायी सदस्य हम वहां पे कहते हैं। तो ये 5 परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स कौन है? एक है चाइना, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रशिया, चौथा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और 5वां जो है यूके, इसका मतलब ब्रिटेन। यानी यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना, ये P5 मेंबर्स है, परमानेंट 5 है, जो हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रहेंगे ही रहेंगे। और बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2-2 साल के लिए वहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, सदस्य बोलकर वहां पर वो काम करते हैं। अब दिक्कत ऐसी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रोल तो बड़ा महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय शांतता, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षितता से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका इंप्लीमेंटेशन करना, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की है। और जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उससे संबंधित जो अलग अलग प्रस्ताव आते हैं, जो अलग अलग चर्चा होती है और उन प्रस्ताव के ऊपर मतदान होके जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वो निर्णय बनता है, उस निर्णय को पूरे विश्व को वहां पे मानना पड़ेगा। इस तरह की ये सारी संस्थागत रचना वहां पर है। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी प्रस्ताव वहां पे आता है तो टोटल 15 मेंबर्स है, हर एक मेंबर को एक एक वोट है और उसकी घटना के अनुसार ऐसा कहा गया है कि
9 अगर वोट उसके फेवर में पड़ गए, जो कोई प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के सपोर्ट में अगर 9 मेंबर्स ने हाँ कह दिया तो जो है वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर जो विरोध करने वाले हैं उन विरोध करने वालों में अगर एक भी इस P5 मेंबर में से है, यानी चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और यूके, इनमें से एक भी मेंबर ने अगर प्रस्ताव को विरोध किया तो बाकी सारे मेंबर्स ने उस प्रस्ताव को सपोर्ट करने के बावजूद वो प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पारित नहीं हो सकेगा। इसे ही हम कहते हैं वीटो पावर ऑफ P5 नेशंस, नकाराधिकार। यानी इन्होंने नहीं बोल दिया, 5 में से किसी भी एक ने नहीं बोल दिया तो नहीं, वीटो, नकाराधिकार। ओके, तो इस तरह की ये सारी व्यवस्था है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अब ये व्यवस्था तो पहले से वहां पे चली आ रही है, 1946 से लेके अब तक वहां पे चली आ रही है। लेकिन 1946 में जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल ऑर्डर, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वाज डिफरेंट। जब हम 2022 में हैं, अब परिस्थितियां बदली है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रोल भी बदलना जरूरी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर है चेंज। पहले वाला सिनेरियो वहां पे नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है। यानी अब कोल्ड वॉर वाला मामला चला गया, सिर्फ अमेरिका और रशिया ये दो गुट वहां पे नहीं रहे। इन रियल वे नाउ दिस वर्ल्ड इज इन अ वे मल्टीलैटरल वर्ल्ड। यानी पहले जो सिर्फ बायलैटरल था, एक तरफ आइदर आप अमेरिका के गुट में हो या आप रशिया के गुट में हो, अभी वैसा मामला नहीं रहा। अब जो है यूरोपियन यूनियन का अपना अपना कहना है, भारत जैसे देश का अपना अपना वहां पे कहना है, रशिया का अपना अपना कहना है, अमेरिका का अपना अपना कहना है, चाइना का अपना अपना कहना है, अफ्रीका भी जो है अलग अलग विषयों पर अपना मत वहां पे रखना चाहता है। इसका मतलब विश्व जो है सिर्फ दो गुटों में बटा हुआ नहीं है, तो इट हैज बिकम अ मल्टीलैटरल वर्ल्ड। और अगर मल्टीलैटरल वर्ल्ड वहां पे बन रहा है तो ऑफ कोर्स जो आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रचना है वहां पर मल्टीलैटरल वर्ल्ड के अनुसार विश्व के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव नेशन को भी महत्वपूर्ण रोल वहां पे देना बहुत महत्वपूर्ण है। सो अगर हम देखेंगे तो पूरे विश्व में के सिर्फ 15 राष्ट्र को इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है रोल वहां पे मिलता है, और परमानेंट मेंबर्स में तो सिर्फ 5 मेंबर है। यानी अगर हम देखेंगे तो एशिया जो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनको जो है सही मायने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं है उनका, जो है वहां पे उनकी बात वहां पे सही मायने में वहां पे नहीं रखी जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये P5 जो नेशंस है, परमानेंट 5 जो नेशंस है, समय समय पर इस तरह का वो व्यवहार वहां पे करते आए हैं कि विश्व के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हुए भी सिर्फ उन देशों के अपने स्वार्थ के लिए वो वहां पर वीटो का वहां पे इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट एग्जांपल चाइना। भारतवर्ष 2009 से प्रयास कर रहा है कि सारे विश्व को जो दहशतवाद का, दहशतगर्दी का, टेररिज्म का जो प्रश्न वहां पे सता रहा है, उस टेररिज्म से संबंधित मसूद अजहर, इसको जो है ग्लोबल टेररिस्ट बोल के डेजिग्नेट किया जाए, उसको बैन किया जाए। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे पाकिस्तान से संबंधित टेररिस्ट वाला कोई मामला वहां पे आता है तो चाइना इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए वहां पर वीटो के अधिकार का इस्तेमाल करता है। यानी पूरे विश्व के सामने का प्रश्न है आतंकवाद, दहशतगर्दी, लेकिन चाइना वहां पर खुद के स्वार्थ के लिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान को जो है इसका कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए वहां पे वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। रिसेंटली रशिया और यूक्रेन वॉर हो रहा है। ऑलमोस्ट बहुत सारे राष्ट्र रशिया की इस कार्रवाई से जो है नाराज है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसके खिलाफ जो है जो अलग अलग प्रस्ताव वहां पे रखे गए हैं, तो रशिया खुद के खिलाफ ही वो प्रस्ताव है, तो वहां पे वो वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। और इस वीटो पावर की वजह से वहां पर रशिया के ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो रशिया के ऊपर जो है कोई कार्रवाई वहां पे करने में दिक्कतें वहां पे निर्माण होती है। सो आज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स की अगर हम वहां पे बात करें तो जिस तरह का जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है,
जिस तरह का इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है और जिस तरह का P5 कंट्रीज वीटो पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल वहां पे करते हैं, उसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी कार्यशैली में और सबसे महत्वपूर्ण चीज परमानेंट मेंबरशिप देने में सुधार करना, रिफॉर्म्स करना बहुत ही जरूरी वहां पे बन गया है। ओके, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, सुधार होना ये तो जरूरी है। विश्व में इतने सारे देश हैं, तो इन देशों में से भारत को ही क्यों मौका मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप का? इसलिए हमारा दावा मजबूत है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण इस तरह की अंतरराष्ट्रीय संस्था को अगर हम देखें तो वहां पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई मजबूत राष्ट्र, ऐसा राष्ट्र जो रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा राष्ट्र जो अंतरराष्ट्रीय हित के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अच्छा काम करे, ऐसे राष्ट्र को जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर हम भारत का दावा वहां पे देखते हैं तो भारत का दावा मजबूत है। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो विश्व में जो है 135 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, यानी सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश इंडिया, यानी पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व के सबसे दूसरे बड़े देश को भी आप वहां पे मौका वहां पे नहीं दोगे, जरूर आपने देना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने का, क्योंकि ऑलमोस्ट 750 करोड़ में से रफली 135 करोड़ जनता हमारे देश में ही है। एवरी 7th पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप वहां पे मिलना चाहिए। सिर्फ जनसंख्या के ही आधार पर हम नहीं कहते हैं, अगर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से और भारत की अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो भारत जो है एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र है। हम पूरे विश्व में अगर बात करें तो वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। राष्ट्रीय उत्पन्न की अगर हम बात करेंगे तो हम पूरे विश्व में जो है 5वें सबसे बड़े देश है। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति, प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति की अगर हम बात करें तो हम जो है वी आर द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यानी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे विश्व में मजबूत दावा, जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे विश्व में मजबूत दावा, और भारत जो है डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, जन भावना का आदर करते हुए हम जो है यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। हमारी यहाँ की कार्य पद्धति है, हमारी यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, यानी पूरे विश्व के बारे में सोचते हुए ही हम निर्णय प्रक्रिया में वहां पे शामिल होंगे, इस तरीके का हमारा इतिहास कहता है। सो इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन टर्म्स ऑफ डिमांड, भारत जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है। इसके लिए भारत को परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दी जानी चाहिए। और पिछले ऑलमोस्ट 75 साल का इतिहास देखते हैं तो हमारा यूनाइटेड नेशंस में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। हमने समय समय पर यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों का निपटारा करने के लिए या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मदद करने में हमने हमेशा जो है एक तरीके से लीडिंग भूमिका वहां पे ली है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूनाइटेड नेशंस में भारत का दावा मजबूत है। पिछले 75 साल की अगर हम बात करेंगे तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एक तरीके से जो है पंचशील तत्व का हमने अंगीकार किया है। नॉन प्रोलिफरेशन, अहिंसा, इन तत्वों को हम वहां पे मानते हैं और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से अलग अलग देशों के साथ हमारा वहां पर व्यवहार होता है, हमारा जो है अलग अलग देशों के साथ जो है बर्ताव होता है। तो इस तरह का रिस्पॉन्सिबल नेशन भारत होने की वजह से भारत का दावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप के लिए और ही मजबूत बनता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 75 साल में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के माध्यम से भारतीय जवानों ने अपनी जान भी वहां पे गंवाई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षितता, अंतरराष्ट्रीय शांतता कैसे बरकरार रहे, इसके लिए भारत हमेशा प्रयत्नशील रहा है। अब तक की अगर हम बात करें तो 2.5 लाख से भी ज्यादा भारतीय ये जो है यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में अब तक जो 71 यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस हुए, जो कहीं कभी कॉन्गो में हो, अफ्रीका में हो, कभी अरब राष्ट्रों में वहां पे हो, वेस्ट एशिया में वहां पे हो। सो अलग अलग पीस कीपिंग फोर्सेस में, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस में 2.5 लाख से भी ज्यादा भारतीय जवानों ने वहां पे एक तरीके से हिस्सा लिया, वहां पर अपना
कंट्रीब्यूशन वहां पे दिया और जरूरत पड़ी तो जो है अपनी जान भी वहां पे न्यौछावर वहां पे कर दी। आज भी अगर हम बात करेंगे तो एज ऑन डेट एट दिस टाइम मोर देन 5000 ट्रूप्स, 5000 से भी ज्यादा भारतीय सैनिक, ये भारत में नहीं, कहीं कॉन्गो में होंगे, इजिप्ट में होंगे, कहीं अरब राष्ट्रों में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस के माध्यम से अपनी भूमिका या अपना कार्य वहां पे कर रहे हैं। सो इन पॉइंट्स को देते हुए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ये स्लाइड जो है जहां पे दिखाती है कि भारत का दावा क्यों मजबूत है। डेमोग्राफी, डिमांड, डेमोक्रेसी, पास्ट हिस्ट्री विथ यूनाइटेड नेशंस और हमारा यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस में हमारा सहभाग, इस आधार पर भारत का दावा मजबूत है। अब ये दावा मजबूत करते हुए अगर वर्ष 1992 से अगर हम वहां पे बात करें तो 1992 में भारत के इस दावे को और भी देशों ने जो है एक तरीके से स्वीकारा है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए, वहां पे सुधारना होनी चाहिए और विश्व के महत्वपूर्ण देशों को वहां पर स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए वर्ष 1992 में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान, इन 4 राष्ट्रों का एक गुट बन गया जिसे हम कहते हैं G4 ग्रुप। इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान, यानी लैटिन अमेरिका से भी है, यूरोप से भी वहां पर है, ईस्ट एशिया से भी है और भारत जैसा जो है एक महत्वपूर्ण राष्ट्र भी इस ग्रुप में वहां पे है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट साउथ अफ्रीका को भी जो है बाद में इसमें हमने जोड़ लिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन देशों को जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सुधारणाओं में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, इस तरह का दावा ये जो है G4 नेशंस वहां पे कर रहे हैं। लेकिन जब ये G4 नेशंस अपना दावा वहां पे कर रहे हैं तो हर एक देश का कोई तो भी जो राइवल होता है, उनका जो विरोधी है, उन्होंने भी जो है इकट्ठा आके इस दावे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध करना वहां पे शुरू किया। जैसे वहां पर अगर जर्मनी है तो जर्मनी को विरोध करने के लिए इटाली खड़ा हो गया, अगर भारत है तो भारत का डियरेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान खड़ा हो गया, अगर ब्राजील है तो लैटिन अमेरिका से, साउथ अमेरिका से विरोध करने के लिए मेक्सिको खड़ा हो गया, इजिप्ट खड़ा हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यूनाइटेड फॉर कंसेंसस इस नाम का ग्रुप बनाते हुए G4 के दावे को एक तरीके से जो है नकारने का काम ये जो है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस नाम की जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये ग्रुप वहां पे कर रहा है। सो देयर इज अ G4 वर्सेस UFC, लेकिन भारत का दावा बहुत ही मजबूत है। और जस्ट रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई वर्ष 2022 की, जहां पर डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का नेतृत्व वहां पे किया, वहां पर यूनाइटेड नेशंस जनरल काउंसिल में भी, जनरल असेंबली में भी वहां पर जोरदार तरीके से भारत का पक्ष वहां पे रखा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स होंगे तो भारत किस तरीके से मजबूत भारत का वहां पे दावा है, ये भी बात उन्होंने वहां पे रखी। सो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस टॉपिक को वहां पे देखना चाहिए। सो अगेन दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और G4 इसके माध्यम से भारत को जो है परमानेंट मेंबरशिप क्यों मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, उसका कार्य क्या है, उसकी रचना क्या है, क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है सुधारणाएं होनी चाहिए, और भारत का दावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप से रिलेटेड क्या है, उससे संबंधित G4 UFC ये जो है अंतरराष्ट्रीय गुट क्या है, इसको हमने समझना